हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लाइक ये एनडीए एग्जामिनेशन क्या होता है एंड इसके अलावा ये एग्जामिनेशन करवाया क्यों जाता है, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, जो लोग चाहते हैं इसके लिए प्रिपेयर करना वो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इस एग्ज़ाम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, इसके लिए अलावा इसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या होती है, इसकी अपकमिंग वैकेंसीज हमें कब देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ों का डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ एनडीए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर आपका कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट के अंदर लिख के बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करें, मैं आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एनडीए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो पेशेंस के साथ वीडियो एंड तक वॉच करते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एग्जामिनेशन करवाया क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए क्या चीज़ एक्चुअल में है। देखिए एनडीए का मीनिंग क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक तरीके से ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एक तरीके से डिफेंस की एकेडमी है। इसके अंदर होता क्या है, नॉर्मली जो मिलिट्री फोर्सेस अपनी होती हैं, यानी कि एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन तीनों मिलिट्री फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है एनडीए के अंदर। एनडीए एक आपकी एकेडमी है जिसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाले स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है ऑफिसर लेवल के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए। तो अब इसका एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करने का जो बच्चा पहुंचता है एनडीए के अंदर, उसको इसके अंदर ट्रेंड किया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के लिए। अब बात करते हैं ये एग्जामिनेशन करवाया क्यों जाता है। देखिए आपको पता है ये एग्ज़ाम क्यों करवाया जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसलिए होता है, ये एग्ज़ाम एनडीए को ज्वाइन करने के लिए होता है। एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को फाइट करना पड़ता है। देखिए आप इस एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, देन आप एनडीए के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। एनडीए में ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के अंदर आप बनते हैं ऑफिसर। आर्म फोर्सेस के अंदर बनते हैं आप ऑफिसर बनते हैं। एज एन ऑफिसर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो पहली पोस्ट ऑफिसर लेवल की होती है वो लेफ्टिनेंट होती है आर्मी के अंदर, उसी लेवल के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग होती है आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के अंदर। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बनते हैं ऑफिसर एनडीए एग्जामिनेशन के थ्रू ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। बात क्लियर हो गई, एग्ज़ाम क्यों होता है, इसलिए होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेता कौन है। कि ये एग्ज़ाम जो एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार लिया जाता है। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की एक बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर बहुत से एग्ज़ाम ऑफिसर लेवल के कंडक्ट करवाती है। सो एनडीए एग्जामिनेशन भी यूपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है, जो कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार आपका एग्जामिनेशन एनडीए का होता है। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होती हैं। अगर उनकी एलिजिबिलिटी आ रही है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग इसके फॉर्म इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपने सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होती है। देखिए एज लिमिट क्या होती है, आपने अगर देखा हो कहीं होगी तो आपको एज लिमिट देखी होगी 16.5 से 19.5 साल। अगर आपने पता, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। 16.5 से 19 साल जो होती है वो एकेडमी ज्वाइन करने की एज लिमिट होती है। एनडीए की जो एज लिमिट होती है 16.5 से 19.5 साल तक, वो होती है एकेडमी ज्वाइन करने की। एकेडमी यानी कि एनडीए को ज्वाइन करने की एज होती है 16.5 से 19.5 साल। जो एग्जामिनेशन की एज लिमिट होती है वो 15.5 से 18.5 साल तक होती है, क्योंकि एग्ज़ाम से क्वालिफाई करने का लगता है पूरा आपको 1 साल लग जाता है। एग्जामिनेशन होता है, एसएसबी होता है, मेडिकल होता है, मेरिट लिस्ट, काफ़ी टाइम लगता है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 8 मंथ लग जाते हैं। फॉर्म फिल करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 साल आपका पूरा लग जाता है, इसलिए आपको पूरा 1 साल कम करके उसमें बताई जाती है आपकी एज लिमिट, जो 15.5 से 18.5 एक्चुअल में होती है एग्जामिनेशन देने की। 16.5 19 क्या होती है, वो एकेडमी ज्वाइन करने की एज लिमिट होती है। क्लियर होगी बात। चलिए अब बात करें जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी, जो कि आपको भी कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगी, उसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। देखिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में आ रही है, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं, देन आप एनडीए की अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या क्या चाहिए होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आप अगर 12th पास्ट हैं या 12th में पढ़ रहे हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 12th पास भी एलिजिबल है एंड जो 12 बच्चे 12th के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल है। 11-12 बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ 12th वाले और 12th पास वाले ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। एंड एक और चीज़ के अंदर क्या होता है, अगर आप एयरफोर्स या नेवी के लिए चाहते हैं अप्लाई करना, सो आपका 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है।
PCM स्ट्रीम से आपने 12th स्ट्रीम पास करी हो या पढ़ रहे हो 12th के अंदर PCM स्ट्रीम से, तब आप एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से हैं, देन आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप बाकी स्ट्रीम से यानी कि एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आपके पास 12th के अंदर PCM थी या PCM से पढ़ रहे हैं, तभी आप एयरफोर्स एंड नेवी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अगला पॉइंट क्या बनता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन होता है जो कि UPSC के द्वारा ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि साल में 2 बार होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका होता है SSB इंटरव्यू, जो कि आपका पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपका पूरी एसेस किया जाता है आपको असेसर्स के द्वारा। SSB के अंदर 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इसमें रिकमेंड हो जाते हैं, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं, देन आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। अगर नाम आपका उसके अंदर होता है मेरिट लिस्ट के अंदर, जो कि एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर एंड आपकी SSB के बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की जाती है, दोनों के ऊपर बनती है मेरिट लिस्ट। अगर आपका नाम उसके अंदर होता है, देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं NDA अकेडमी के अंदर, नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट बनता है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखिए इससे एग्जाम के पैटर्न के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। देखिए पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स का होता है, एंड आपका पेपर जो सेकंड होता है वो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसे बोलते हैं मेजरली हम GAT का होता है। आपके 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स का होता है, एक पेपर GAT का होता है। जो आपकी मैथमेटिक्स होती है वो आपकी 11th एंड 12th वाली आती है, यानी कि आप 11th 12th मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, PCM स्टूडेंट जो मैथ पढ़ते हैं, वही वाली मैथ आपकी 11th 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स इसके अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर बात की तो इसके अंदर आपकी इंग्लिश भी आती है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी पूरी, GS भी आ जाती है, साइंस भी सब कुछ ऐड करके बनती है पूरी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इससे इंग्लिश हो गया मेजरली, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इसके अलावा आपकी फिजिक्स मेजरली होती है, केमिस्ट्री, बायो के बिल्कुल ना के कोई क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स, इस तरीके सब कुछ ऐड करके आपकी बनती है GAT। जी आपको मेजरली 2 पेपर होते हैं। जबकि जो पेपर होते हैं जी आपके MCQ बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। आपको ऑप्शन टिक करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इस टाइप के आपको इसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड आपको जो एग्जाम की लैंग्वेज होती है वो बोथ होती है, इंग्लिश में भी होता है पेपर आपका हिंदी के अंदर भी होता है। पेपर आपका जो इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर होता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का आप चूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए अगला पॉइंट बनता है आपका एग्जाम का पैटर्न। मैंने बताया अब इस टाइप का होता है। अब बनता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। देखिए मैंने बताया आपको एग्जाम के अंदर आपकी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका मैथ्स का होता है, और पेपर सेकंड जो होता है आपको GAT का होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो मैथ्स का होता है, इसके अंदर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका 300 मार्क्स के लिए होते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का होता है। जो टाइम मिलता है आपको उसके अंदर 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करने पड़ते हैं 300 मार्क्स के लिए। एंड इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1/3 की होती है। अगर आप कोई आंसर गलत टिक करेंगे तो उसका आपका मार्क्स भी डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो उसका भी आपको खास ख्याल रखना होता है, नेगेटिव मार्किंग का भी, जो आपके पेपर फर्स्ट का होता है। इसके अलावा जो आपके पेपर सेकंड होता है, इसके अंदर आपके मेजरली 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन होता है जो कि 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। जो टाइम मिलता है आपको इसके अंदर वो 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं साइंस से, एंड आपके 50 क्वेश्चन होते हैं आपके GS यानी कि जनरल स्टडीज़ से। इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा आ जाता है। इस तरीके से टोटल 3 पोर्शन आपके इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड आपके इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/3 मार्क्स की होती है, यानी कि अगर आप कोई आंसर गलत टिक करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो इस तरीके का उसका पूरा पैटर्न होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट बनता है SSB। देखा अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका होता है SSB इंटरव्यू, जो कि आपका पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका कॉल लेटर आता है SSB का। देखिए SSB में क्या होता है, SSB के अंदर आपका पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है। 5 दिन के अंदर आपको 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 होती है, एक आपकी होती है स्टेज 2। जो आपकी स्टेज 1 होती है वो सिर्फ 1 दिन के लिए होती है। आपकी जो स्टेज 2 होती है वो आपके 4 डेज़ की होती है। स्टेज 1 सिर्फ 1 डेज़ की होती है। जो बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं वही जाते हैं स्टेज 2 के अंदर, एंड आपके वो 4 डेज़ रेस्ट वाले रुकते हैं। बाकी सारे बच्चे फर्स्ट डे ही मैक्सिमम बच्चे आउट हो जाते हैं स्टेज 1 के अंदर, जो कि फर्स्ट डे की होती है। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, जो कि फर्स्ट डे होता है आपके 3 टेस्ट होते हैं मेजरली। एक होता है OIR टेस्ट, यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंट राइटिंग टेस्ट। इसके अंदर आपके सिंपली रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखे होते हैं, और आपको उसको आंसर
टिक करने पड़ते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मेजरली इंग्लिश के अंदर लिखे होते हैं सिर्फ। अगर आप इसको ये एक टेस्ट होता है, उसके बाद आपका होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, यानी कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक फ़ोटो होती है, ब्लर सी हल्की होती है, एंड उसके ऊपर आपको एक स्टोरी राइट करनी पड़ती है इस फोटो के ऊपर, एंड उस फोटो को स्टोरी राइट करने के बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, उसी फोटो के ऊपर होता है ग्रुप डिस्कशन, एंड आपकी कॉमन स्टोरी बनानी पड़ती है, जिसका पूरा फर्स्ट डे का टास्क होता है। OIR पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये आपका पूरा फर्स्ट डे इसका टास्क होते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कुछ देर के बाद इवनिंग तक। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप स्टेज 2 के लिए जाते हैं, अदरवाइज आप स्टेज फर्स्ट से ही फर्स्ट डे ही आउट कर दिए जाते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देन आप पहुँचते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर आपकी मेजरली कई टास्क होते हैं। इसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ होते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं, इसमें होती है पिक्चर परसेप्शन। सेम आपको इसी तरीके से ही इसके अंदर भी कुछ स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। काफ़ी लेंथी टास्क होता है साइकोलॉजिकल टास्क। इसके अलावा आपको कुछ ग्राउंड के टास्क होते हैं, बहुत से टास्क ग्राउंड करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। स्टेज 2 के अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू एक ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। अगर एंड उसके बाद लास्ट डे होती है कॉन्फ्रेंस, जो कि डे 5th के अंदर होती है कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर हर बच्चा बोर्ड के द्वारा बताया जाता है, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, बच्चा रिकमेंड हुआ या नहीं हुआ, ये सब लास्ट डे ही बताया जाता है, जो कि होती है कॉन्फ्रेंस के अंदर। सो इस तरीके से पूरा SSB का 5 दिन का प्रोसेस होता है। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं देन आपका मेडिकल होता है, जो कि मेडिकल में क्या होता है मेजरली, देखिए मेडिकल काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन आपको मेन चीज़ें बताते हैं। तो हाइट का और आपका आई साइड का काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हाइट का क्या डाउट है। सबसे पहली चीज़ देखिए, हाइट के अंदर अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे या चाहते हैं फ्लाइंग ब्रांच जाना एयरफोर्स की, देन आपकी जो मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर की नीड होने वाली। ये क्या है आपकी, ये आपकी मिनिमम हाइट लिखी हुई है यहाँ पे। मिनिमम कम से कम आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं नेवी को ज्वाइन करना या एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करना, एयरफोर्स में 2 होती है, एक होती है फ्लाइंग ब्रांच होती है, एक आपकी ग्राउंड ड्यूटी। अगर आप चाहते हैं एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करना या फ्लाइंग ग्राउंड ज्वाइन करना या नेवी को ज्वाइन करना, देन आपकी जो हाइट होती है 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम 157 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट होती है एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी के लिए या आपकी नेवी के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना आर्मी, सो आपकी जो मिनिमम हाइट होती है वो 157.5 सेंटीमीटर होती है। आर्मी के लिए 157.5 सेंटीमीटर होती है। ये आपकी ऑफिसर लेवल की यहाँ बात चल रही है, क्योंकि इंडिया एग्जामिनेशन ऑफिसर लेवल का, सो यह सब हाइट जो है वो ऑफिसर लेवल कैटेगरी की लिखी हुई है। 157.5 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट होती है आर्मी ब्रांच के लिए। इसके अलावा जो लोग फीमेल हैं, फीमेल्स के लिए क्या होता है 152 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायर्ड होती है। फीमेल्स कहीं भी जाएँ, किसी ब्रांच में जाएँ, उनके लिए 152 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड होती है, एक्सेप्ट फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग में ही आपको 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। फ्लाइंग के लिए किसी को छूट नहीं दिया, सबको लिए, सबके लिए इक्वल क्राइटेरिया है। बट फीमेल्स के लिए नेवी और आर्मी और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको हाइट 152 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड होती है। फीमेल्स की बात हो रही है, फ्लाइंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा बात करें अगर विज़न की, यानी कि आई क्राइटेरिया की। आई क्राइटेरिया में क्या होता है, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, सो फ्लाइंग ब्रांच में आपको चश्मा अलाउ नहीं होता है, स्पेक्स नॉट अलाउड। चश्मा जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं होता है। बाकी जो एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी होती है, नेवी और आर्मी का चश्मा आपका अलाउड होता है, जिसकी पावर जो होती है -0.75 से लेके +1.5 डायोप्टर के बीच अगर आपका पावर है चश्मा की, देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी के लिए, नेवी के लिए या आर्मी के लिए। इसके अलावा भी और भी क्राइटेरिया हर वैकेंसीज का अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पे NDA का लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई। चलिए बात बनती है मेरिट लिस्ट। देखिए अगर आप मेडिकली फिट होते हैं, पूरा आपका मेडिकल होता है बोर्ड के द्वारा, अगर आप मेडिकली फिट होते हैं देन आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में होता क्या है, आपका 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 2 पेपर होते हैं। मैंने बताया था आपको 2 एग्जामिनेशन होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, एक 600 मार्क्स का, दोनों काट करके बनती है 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका होता है। एंड आपके 900 मार्क्स की ही होती है SSB। इस तरीके दोनों को ऐड करके बनते हैं 1800 मार्क्स, यानी कि 1800 मार्क्स का आपका पूरा सिलेक्शन होता है। अगर 1800 मार्क्स में आपकी बनती है मेरिट लिस्ट, अगर नाम आपका उसके अंदर होता है देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। 1800 मार्क्स में से आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। क्लियर होगी बात। चलिए अब बात बनती है, देखिए अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है देन आपकी होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी काफ़ी इसमें लेंदी होती है, लेंदी क्या काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेनिंग में देखिए होता क्या, ट्रेनिंग पीरियड के अगर बात की इसके ट्रेनिंग पीरियड की, सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो 4 साल की ट्रेनिंग होती है। अब 12th के बाद
कि आपकी ट्रेनिंग होती है 4 साल की। इसके साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग के साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन भी करवाया जाता है, जो कि एनडीए के द्वारा करवाया जाता है, जो कि आपकी जो JNU है यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया जाता है। चाहे आप जो चाहे BA, BSc, BCom, वो आप डिपेंड ऑन यू, वो आपको करवाया जाता है JNU से। ग्रेजुएशन आपका वहाँ से करवाए। इसके साथ ही साथ आप ट्रेनिंग करते हैं एनडीए के अंदर 4 साल। इसके अंदर होता क्या, ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, 3 साल +1, 3+1, यानी कि 3 साल जो होती है ट्रेनिंग आपकी एनडीए के अंदर होती है। 3 ईयर की ट्रेनिंग जो होती है वो सभी के लिए एनडीए के अंदर हो, चाहे आप आर्मी के लिए हो, चाहे एयरफोर्स के लिए अप्लाई करें, चाहे आप नेवी के लिए अप्लाई करें, सभी के लिए ट्रेनिंग जो होती है वो एनडीए के अंदर एज इक्वल एज इट इज़ होती है 3 साल के लिए एनडीए के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है 1 साल की IMA के अंदर या INA के अंदर या AFA के अंदर। अगर आपने आर्मी का प्रेफरेंस दी होगी तो आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो IMA के अंदर यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग आपकी होगी। अगर आपने प्रेफरेंस नेवी दे रखी होगी तो आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर होगी। अगर आपने प्रेफरेंस एयरफोर्स दे रखी होगी, अगर आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो एयरफोर्स एकेडमी यानी कि AFA में होगी। इस तरीके से आपकी पूरी ट्रेनिंग 4 साल की होती है। इसके साथ ही साथ आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं JNU से थ्रू। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। देन आप कमीशन हो जाते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एज एन ऑफिसर, जो कि सबसे पहली जो पोस्ट होती है वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है। आर्मी के अंदर आप पोस्ट जो पहली होती है ऑफिसर लेवल की वो लेफ्टिनेंट की होती है। अगर बात करें नेवी के अंदर सबके लिए जो पहली पोस्ट होती है ऑफिसर लेवल की, जिसमें ज्वाइन करते हैं वो आपकी सब लेफ्टिनेंट होती है। एंड एयरफोर्स के अंदर आपकी फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑफिसर लेवल की पहली सब पोस्टें हैं किसके, एंड एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के अंदर। बात क्लियर हो गई जिसके अंदर आप ज्वाइन करते हैं। अब बात करेंगे सैलरी की। अगर देखिए आप ज्वाइन जो करते हैं वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, सैलरी जिसके अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जो होती है वो 56,100 रुपये आपका बेसिक पे होता है। 56,100 आपका बेसिक पे होता है, जो कि आप बिल्कुल मिनिमम सैलरी होती है। बेसिक पे जो होता है वो सैलरी होती है आपकी सबसे पहली पोस्ट पे, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपकी सैलरी होती है। इसके साथ ही साथ आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस, ड्रेनेस अलाउंसेस, HRA, DA, बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। और आपको सब कुछ ऐड करके जो आपको सैलरी इन हैंड मिलती है ऑलमोस्ट वो आपको 65,000 के अप्रॉक्स मिलती है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है जो कि ऑफिसर लेवल की सैलरी होती है आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के थ्रू। एंड आपकी सैलरी जो होती है वो टाइम टाइम इंक्रीज़ भी करते रहती है। जितना आप एक्सपेंस होता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहती है। आपकी सैलरी जो होती है ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख के अराउंड पहुंच जाती है, अगर आप अच्छा खासा इसमें अलाउंसेस तरीके से ग्रो करते रहते हैं। देखिए आपकी जो होती है प्रमोशन होता रहता है ना, आप इसमें इजीली सैलरी अपनी भी इंक्रीज़ करते रहते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है सैलरी का। सो ये आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा हर चीज़। अगर आपके मन में कोई डाउट बनना तो मुझे कमेंट करना, इजीली आस्क कर लीजिएगा। चलिए अब बात बदल लेती है कि इसकी आपका भी वैकेंसीज़ कब देखने को मिलेंगी। देखिए आपका भी वैकेंसीज़ जो है वो आपको इसका जो नोटिफिकेशन आएगा आपका 18 मई को नोटिफिकेशन आएगा। 18 मई 2022 को एनडीए का नेक्स्ट वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 18 मई को 2022 को आपको नोटिफिकेशन एनडीए का नेक्स्ट वैकेंसीज़ का देखने को मिलेगा। जो उसकी फॉर्म फिलिंग हो वो भी 18 मई से ही स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट वाला वो आपका एग्जामिनेशन एनडीए का 4 सितंबर 2022 को एग्जामिनेशन होने वाला है। 4 सितंबर को एनडीए का एग्जामिनेशन होने वाला 2022 के अंदर, जबकि आपका नेक्स्ट होने वाला है जो कि 2022 का दूसरा एग्जामिनेशन होने वाला। पहला एग्जाम आपको 2022 का हो चुका है। सो इसका पूरा डिटेल हो गया आपका वैकेंसीज़ के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करना, सो आप अगर आप अभी आपके पास ऑलमोस्ट टाइम है, अभी आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे खासे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। चलिए अब बात बनती है इसको प्रिपेयर कैसे करना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं या कि आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है, देन आप करने के आपके बहुत से तरीके होते हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बहुत से प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन पे बहुत से कोचिंग के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें सेल्फ स्टडी ज्वाइन करने के भी आपको सबसे पहले एक पाथ फाइंडर बुक खरीदनी पड़ती है। एक बुक आती है पाथ फाइंडर के नाम से, पाथ फाइंडर होती है, वो काफ़ी बेस्ट बुक होती है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। सो उसका जो लिंक होगा वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस बुक का ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। चाहते हो तो उसे परचेज़ भी कर लीजिएगा। देखिए आपको करना, अगर कहीं से भी प्रिपरेशन करें, मतलब करना क्या होता है, आपको डिटेल सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, एंड आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने पड़ते हैं। देखिए आपको पता है एग्जामिनेशन जो होता है यूपीएससी लेता है। सो यूपीएससी क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है, सिलेबस को आपको डिटेल में पढ़ना है, एंड मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। विदाउट मॉक टेस्ट आपको प्रिपरेशन आपकी अधूरी मानी जाती है। देखिए मॉक टेस्ट लगाने के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ textbook.com, बिकॉज इन दिस textbook.com यू कैन
ओनली परचेज अ सिंगल पास एंड यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। यहाँ से आप 470 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड आपको सिंपली एक पास परचेज करना पड़ता है एंड यहाँ से आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप कोई पास परचेस करेंगे, अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN, देन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो इसका जो पास होता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पास का होता है, जो कि आपकी 399 प्राइस होता है पास का। एक साल का पास का जो प्राइस होता है वो 399 रुपीज़ होता है। अगर आप कूपन कोड यूज़ कर लें तो आपकी जो प्राइस होती है वो ड्रॉप होकर हो जाती 339 आपके प्राइस हो जाए ड्रॉप होकर। तो इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, एक साल का पास परचेस कर लीजिएगा एंड आपके वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं। हज़ारों एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ एक पास के थ्रू। अगर आप लोग चाहते हैं टेक्स्ट बुक से कोई कोर्स परचेज करना, क्योंकि अभी क्या पता अभी क्या है कि अभी लोगों ने नए कोर्स भी लॉन्च करे हैं। टेक्स्ट बुक से एनडीए एग्जामिनेशन के नए कोर्स भी लॉन्च हुए। अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, देन आप टेक्स्ट बुक के जरिए कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस कोड का यूज़ कर लेते हैं एंड आपको कोर्सेज के अंदर भी 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। सो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपका हर डाउट एंड आपका हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। एनडीए के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पता है काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर दीजिए जो लोग जानते नहीं एनडीए क्या है, किसमें कैसे प्रिपेयर करना, उसके लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सो फिर वीडियो को लाइक करके शेयर करके या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई डाउट बनना है तो मुझे कमेंट के अंदर इजीली आस्क कर दीजिएगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।